नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लो समझ लो में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड पेपर का ये तीसरा पार्ट वीडियो है। ऑलरेडी हमने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं उन वीडियो को, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिए लो समझ लो, ऑलरेडी हमारा चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ सभी वीडियो का PDF आपको एक साथ मिल जाएगा। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि जो छात्र हमारे चैनल पर पहली बार आए यानी नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें। चलिए आते हैं हम प्रश्न पर। देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के पहले कुछ अधिनियम ऐसी बनाई गई थी जो बिल्कुल भारतीय संविधान की तरह ही थी। काफ़ी चीज़ उनमें से भारतीय संविधान में समाहित किया गया है, तो उन चीज़ों को पहले हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ और क्या क्या चीज़ें थी उसमें, उन चीज़ों को पढ़ेंगे। चलिए हम प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान 1935 के भारत शासन अधिनियम की नकल है, टिप्पणी करें। ओके, ये प्रश्न आप पढ़ लेते हैं तो आप लघु उत्तरीय भी उत्तर दे सकते हैं और दीर्घ उत्तरीय भी कर सकते हैं। देखिए, उत्तर में लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के बहुत सारे प्रावधान 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। अनेक उपबंधों को तो अक्षरशः उतार दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान जो निर्मित हुआ है, जो वर्तमान समय में चल रहा है, उसमें 395 अनुच्छेद हैं। ओके, कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान जो बना हुआ है उनमें से बहुत सारे रूल्स, नियम, बहुत सारे अनुच्छेद जो हैं प्रावधान अधिनियम 1935 से लिया गया है। ओके, देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 और कैबिनेट मिशन योजना ये संविधान के बिल्कुल नींव है। आप कह सकते हैं कि बिल्कुल सीढ़ी और शुरुआत है। काफ़ी चीज़ें इनमें से ली गई हैं जो संविधान बनकर तैयार हुआ। वैसे तो कई देशों का संविधान भी पढ़ा गया है, तब उनमें से जो चीज़ें अच्छी थी भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। आप जैसा कि जानते हैं कि भारत का संविधान सबसे विस्तृत संविधान है, सबसे लचीला संविधान है। तो ये सभी देशों के संविधान को पढ़ने के बाद जो चीज़ें अच्छी थी उसको इसमें समाहित किया गया है। आगे कहना है, इस आधार पर प्रोफेसर श्रीनिवास ने कहा कि भारतीय संविधान 1935 ईस्वी के अधिनियम की नकल है। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि भारतीय संविधान जो है, भारत का जो संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अधिनियम 1935 की नकल है। इनका कहने के मतलब कि जो अधिनियम 1935 बना हुआ था सेम टू सेम उसको कॉपी पेस्ट कर दिया गया है भारतीय संविधान में। ओके, तो लेकिन सेम टू सेम नहीं किया गया है। कुछ चीज़ों को सेम उतार दिया गया है भारतीय संविधान में, कुछ चीज़ों को तोड़ मड़ोड़ कर उसको नया परिवर्तन किया गया है। ओके, आगे है, उस अधिनियम के प्रसंग में इसकी उस हस्तलिपि से तुलना करना गलत ना होगा जिस पर पुरानी लिखावट को मिटाकर नई लिखावट के लिए स्थान बनाया गया। रॉबर्ट एल हार्डग्रेव का मत है कि भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्द ले लिए गए हैं या फिर उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है। कहने का मतलब ये है, रॉबर्ट एल हार्डग्रेव कहते हैं कि भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद या तो पूरी तरह से उसमें उतार दिए गए हैं या थोड़ा बहुत परिवर्तन कर करके उसमें संविधान में समाहित किया गया है। आइवर जेनिक्स ने तो यहाँ तक बिल्कुल साफ कह दिया है कि संविधान सीधे तौर पर 1935 के अधिनियम पर आधारित है। देखिए, सभी का अपना अपना मत है। ओके, लेकिन भारतीय संविधान जो है पूरा का पूरा 1935 अधिनियम पर नहीं आधारित है। सभी देशों का संविधान पढ़ने के बाद उनमें जो चीज़ें अच्छी थी, जो हमारे देश के लिए अच्छी थी, जो लागू करने के लिए अच्छी थी, उन सभी चीज़ों को समाहित किया गया है। कुछ चीज़ें 1935 अधिनियम से भी लिया गया है। ओके, ये साफ साफ कहना बिल्कुल गलत बात है कि 1935 के अधिनियम को कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। उनमें जो चीज़ें थी उनमें कुछ सुधार भी किया गया है। ओके, तो इन चीज़ों को देखिए, इन चीज़ों को सुनने के बाद आप अपने आप कॉपी में लिखिए। ज़रूरी नहीं कि आप किसी किताब से रट करके अपने एग्ज़ाम में जाएं। अगर आप पढ़ करके समझ करके उससे अच्छा लिख सकते हैं तो आप उससे अच्छा लिखिए और अपने एग्ज़ाम में
उस किताब से अच्छा लिखिए ताकि आपको और अच्छे नंबर मिल सकें। देखिए, कॉपी चेक करने वाला ये नहीं देखता है कि आप किताब से सेम टू सेम उतारे हैं, आपको सिर्फ उससे वो देखता है आपकी लिखावट कैसी है, आपके शब्द जो प्रयोग किए गए हैं वो शब्द कितने अच्छे हैं, ओके, कितने अच्छे तरीके से आपने किसी चीज़ को प्रदर्शित किया है, तो इससे आपको नंबर मिलते हैं। इसीलिए क्या होता है कि बीए में लोगों को बहुत कम नंबर मिलते हैं, क्योंकि उनकी लिखावट होती है, जो शब्द होते हैं वो सही तरीके से नहीं हो पाते। तो इसलिए आप लिखने का प्रयास जरूर कीजिए। इनका जो हम बता रहे हैं इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर आप इस तरह भी लिख देते हैं अपने कॉपी में तो बहुत अच्छे मार्क लाएंगे, आप एक बार विश्वास करके देखिए, ओके। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है, डायसी ने एक स्थान पर लिखा, संविधान की तुलना उस देसी पौधे से की जा सकती है जो विदेशी भूमि पर नहीं उगता, ओके। ये बिल्कुल इनका कहना गलत था हमारे अनुसार। देखिए, संविधान में विदेशी का योग नहीं था, विदेशों का उपयोग नहीं था, ये कहना गलत है। देखिए, सभी देशों के संविधान को हम लोगों ने पढ़ा था। हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सारे सदस्य थे, उन लोगों ने हमारे देश के कई देशों के संविधान को पढ़ा था और उनमें से बढ़िया चीज़ों को समाहित किया था। तो ये बिल्कुल कहना गलत है। देखिए, लेकिन आपको अपने एग्ज़ाम में इनको लिखना है। अगर आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न आता है तो इनको लिखना है कि डायसी का कहना था कि भारत का संविधान एक ऐसा पौधा है जो विदेशों की भूमि में नहीं उगता है। आप ज़रूरी नहीं कि ये जो हम लिखे हुए हैं इसी तरह आप लिखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं कि डायसी का कहना था कि भारत का संविधान एक ऐसा पौधा है जो विदेशी भूमि पर नहीं उगता है। यानी अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं, केवल वर्ड को समझ में आना चाहिए। एग्जामिनर को जो कॉपी चेक करता है उसको वर्ड समझ में आना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि कॉपी पेस्ट कीजिए, किसी किताब को पढ़ करके उसी को रट्टा मार करके जाकर लिख दीजिए, ओके। तो आप ऐसी चीज़ों को पढ़ करके अपने आप लिखने का प्रयास करें। देखिए, आप 80% से अधिक नंबर लाएंगे बीए में, ओके। आगे देखेंगे, परंतु डायसी का यह कथन भारतीय संविधान पर पूर्ण रूप से लागू नहीं होगा। जैसा कि हमने बता दिया है, बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माण से देशी और विदेशी अनेक प्रकार के प्रभावों ने प्रमुख भूमिका अदा की है, ओके। जैसा कि बताया कि देश और विदेश के काफ़ी संविधानों को पढ़ने के बाद हमारा भारत का संविधान बना, तब ये जाकर सभी देशों से बड़ा संविधान हुआ, ओके। सबसे लचीला संविधान, सबसे अच्छा संविधान है, ओके। इसी स्थिति के कारण कुछ लोगों के द्वारा भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा गया। उधार का थैला, यहाँ ध्यान देना, ये भी पॉइंट बिल्कुल महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा गया, ये भी पूछा जा सकता है। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था कि दूसरे देश के संविधान को पढ़ा था, बहुत पैसा खर्चा हुआ था इसको, कई देशों के संविधान को पढ़ने में, जाके वहाँ उनको रूल्स और नियम जाने, क्या क्या चीज़ें हमारे देश में लागू हो सकती हैं, कैसे हमारे देश का सिस्टम चल सकता है। इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद भारत का संविधान निर्माण हुआ, ओके। तो इसमें कहा जाता है कि जब दूसरी चीज़ मतलब किसी दूसरे लोग से कुछ लोगे तो उधार ही तो हुआ। तो हम लोगों ने विदेशों से संविधान से कुछ लिया तो एक तरह से वो उधार का थैला हुआ। तो कहने का मतलब यही है कि हम लोगों ने जो दूसरे देशों के संविधान से कुछ लिया तो वो उधार का थैला हुआ, ओके। लेकिन वास्तव में इस प्रकार की आलोचना उचित नहीं है, ये कहना गलत नहीं है, क्योंकि भाई हम सब चीज़ों को पढ़ेंगे, जो चीज़ अच्छी होंगी उन्हीं को लेंगे, बेकार चीज़ों को थोड़ी ना लेंगे। तो हम सभी चीज़ों को पढ़ेंगे, ये उधार नहीं है, ओके। वस्तुतः यह है कि भारतीय संविधान में अन्य संविधानों की नकल करते हुए उनके सिद्धांतों को ज्यों का त्यों ग्रहण नहीं किया गया, वरन उन्हें अपने देश की विशेष परिस्थितियों के अनुसार ढाला गया। कहने का मतलब यह है कि जब हम लोगों ने बाहरी संविधान को पढ़ा, देश विदेश के संविधान को पढ़ा, तो उसको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं किया। उनमें से जो चीज़ें हमारे भारत में परिस्थिति के अनुसार, भारत के स्थिति परिस्थिति के अनुसार लागू होने चाहिए, उन्हीं चीज़ों को हमने समाहित किया इसमें। बाकी उन चीज़ों को नहीं समाहित किया जो हमारे भारत के स्थिति एवं परिस्थिति के अनुसार लागू ना हो सके, ओके। तो यानी उनमें सुधार भी किया गया, ज़रूरी नहीं कि उसको उठा करके सेम टू सेम लिख दिया गया, उसमें काफ़ी चीज़ों को सुधार भी किया गया। जैसे अभी भी अनुच्छेद में काफ़ी सुधार होते हैं, संशोधन होते हैं, उसी प्रकार उसमें भी काफ़ी सुधार किया गया, ओके। आगे लिखा है, संविधान निर्माताओं का उद्देश्य मौलिक संविधान की रचना नहीं वरन एक व्यवहारिक संविधान था, और इसी कारण
ऐसे किया गया भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। देखिए भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं उन पर हम एक वीडियो बनाएंगे। धीरे धीरे पार्ट वाइज हम पूरे संविधान को ख़त्म करेंगे, आपका पूरा सेकंड पेपर ख़त्म करेंगे ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क ला सकें। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलना। और देखते हैं कि हेडिंग है 1935 का भारतीय शासन अधिनियम। ये वही अधिनियम है जिनमें से काफ़ी चीज़ें भारतीय संविधान में जोड़ी गई। तो ये अधिनियम जरूर याद रखना, हमेशा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, चाहे वो लघु उत्तरीय में पूछा जाए या दीर्घ उत्तरीय में। ओके, भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत रहा क्या? 1935 का भारतीय शासन अधिनियम भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत रहा। संविधान की विषय वस्तु सामग्री तथा भाषा पर इस अधिनियम का प्रभाव स्पष्टता देखा जा सकता है। इनमें से भाषा और विषय काफ़ी चीज़ों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन तथा राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों के संबंध में व्यवस्था 1935 अधिनियम जैसी है। कहने का मतलब ये है जो संघ और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन हुआ ये भी 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से लिया गया था। और जो राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार हैं जैसे वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात, ओके, तो ये सब जो संकटकालीन आपात हैं इनको भी 1935 भारतीय शासन अधिनियम से लिया गया। ओके, तो ये सभी चीज़ें जो हैं 1935 के अधिनियम से ली गई हैं। अधिनियम की लगभग 200 धाराएं ऐसी हैं जिन्हें या तो पूर्ण रूप से उसमें उतार दिया गया है या उनमें कुछ परिवर्तन करके उसको स्थान दिया गया है भारतीय संविधान में। ओके, कहने का मतलब आगे देखते हैं। संविधान में संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। आगे देखेंगे, आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें विदेशों के संविधान से ली गई हैं, उन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे, यानी भारतीय संविधान के स्रोत को पढ़ेंगे। ओके, अभी देख लेते हैं मौलिक अधिकारों, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित व्यवस्थाओं और उपराष्ट्रपति के संबंध में की गई व्यवस्था पर अमेरिका का संविधान प्रभाव है। तो जो उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, मौलिक अधिकार लिए गए हैं, ये सब अमेरिका से लिए गए हैं। ओके, तो इसके विषय में हम एक वीडियो बनाएंगे जिनमें आपको सभी चीज़ें बताएंगे कि किन देशों से क्या लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। देखिए कैबिनेट मिशन योजना क्या है इसके विषय में हम थोड़ा जान लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना जो है भारतीय संविधान के निर्माण का एक नींव है। अब मान लीजिए कि यहीं से संविधान का निर्माण शुरू हो गया। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान का निर्माण अब शुरू हो गया। पढ़ लेते हैं थोड़ा। सन 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने 3 सदस्यों, एक लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा एबी अलेक्जेंडर की समिति को भारत भेजे जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन ने राजनीतिक गतिरोध को दूर करते हुए भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया। संविधान सभा के संदर्भ में कैबिनेट मिशन योजना के निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुझाव दिए। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे इटली के 3 सदस्य भेजे, एक लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड और क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर को, तीनों को भेजा। तो ये कैबिनेट मिशन के राजनीतिक गतिरोध को दूर करते हुए भारतीय संविधान के निर्माण के लिए इन लोगों ने सुझाव दिया। ओके, अब भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हो तो इसके विषय में इन लोगों ने कैबिनेट मिशन में बताया। क्या बताया? पहला पॉइंट देखें। पहला पॉइंट है ब्रिटिश भारत के प्रत्येक प्रांत और देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आवंटित किया जाए। 10 लाख की जनसंख्या पर एक स्थान आवंटित किया जाए। इनका कहना था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक लोगों का आवंटित किया जाए। ओके, आगे इन्होंने बताया कि दूसरा बताया पॉइंट, प्रत्येक प्रांत के 3 प्रमुख समुदाय मुस्लिम, सिख और सामान्य हिंदू आदि में विभाजित किया जाए। तो इनका कहने का मतलब है कि प्रत्येक प्रांत के 3 प्रमुख समुदाय होना चाहिए, मुस्लिम, सिख और सामान्य हिंदू। ओके, तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत यही चीज़ बताया गया कि संविधान के निर्माण में किनको शामिल किया जाए, किन किन लोगों को शामिल किया जाए। ओके, प्रांतों की व्यवस्थापकों के प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा प्रतिनिधियों का निर्वाचन होगा। इस सारे रूल्स जो बनाए थे कैबिनेट मिशन के अंतर्गत बनाए थे। ओके, तो इन सब चीज़ों को कैबिनेट मिशन के अंतर्गत रखा गया था।
आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भारतीय संविधान के निर्माण के विषय में पढ़ेंगे। ओके, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि अपने स्नातक में अच्छे मार्क ला सकें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।